Hello, dear bankers. Welcome to EduTap. This is Chap 10 MCQ, a day series of Indian economy and Indian financial systems. आज हम करने वाले हैं डेट बॉन्ड एंड कैपिटल मार्केट का कॉन्सेप्ट और ये मॉड्यूल डी का बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. इससे रिलेटेड अगर आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है तो संकल्प सीरीज का वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. वहाँ से आप रिवाइज कर सकते हो एंड देन यू कैन कम बैक हियर एंड प्रैक्टिस द क्वेश्चंस. साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि एक और डॉक्यूमेंट हमने प्रिपेयर करी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये डॉक्यूमेंट बहुत मदद करेगी आपकी फर्दर प्रिपरेशन में. क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको PYQs, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो मिल जाएंगे एग्जाम से रिलेटेड. ठीक है जी, तो इनको एक बार चेकआउट ज़रूर करना. एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज क्लास. सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कैपिटल मार्केट्स. हर बिजनेस को कैपिटल चाहिए चलने के लिए. वो कैपिटल कहाँ से आएगा? या तो वो कर्ज से उठा सकते हैं या फिर शेयर्स बेच के अपनी कंपनी की ओनरशिप को थोड़ा सा बेचकर उठाया जा सकता है. तो कैपिटल मार्केट इज दैट मार्केट जो कि डेट इक्विटी फंड्स, डेट भी कुछ हद तक एंड इक्विटी फंड्स जो है वो इशू कर कर कंपनीज की मदद करती है कैपिटल रेज करने में. ठीक है जी. डेट फंड्स कौन से हैं? डिबेंचर्स. वैसे तो डेट फंड्स लोन्स भी हैं. लोन इज अ काइंड ऑफ डेट ओनली, है ना, कर्ज है. लेकिन लोन्स नहीं मिलते यहाँ पर. यहाँ पर डेट फंड्स या डेट सिक्योरिटीज इंस्ट्रूमेंट्स में डील होता है. और डिबेंचर्स जो हैं वो भाई हैं किसके? इक्विटी के. ठीक है, जो इक्विटी शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, उनके चचेरे भाई हैं डिबेंचर्स जो कि डेट इंस्ट्रूमेंट है. सिमिलर इन नेचर टू इक्विटी, लेकिन जो कोर है वो अलग है. क्योंकि इक्विटी जो शेयर्स हैं दैट इज योर इक्विटी. ओनरशिप यहाँ पर आप बेचते हो. और डिबेंचर्स के केस में डेट होता है. ठीक है, तो यूनिट्स वैसे डिवाइड हो जाती हैं कंपनी की और वो डिबेंचर्स के रूप में मिलती हैं जो कि एक कर्ज वाला इंस्ट्रूमेंट है. बाकी डिटेल इसकी आपको वीडियो में समझ आएगी. सो कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म डेट एंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स. यस इट इज, है ना, एब्सोल्युटली करेक्ट. इट इंक्लूड्स बोथ ऑर्गेनाइज्ड मार्केट्स लाइक स्टॉक एक्सचेंज एंड अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट्स. ये भी बिल्कुल सही है ना. स्टॉक एक्सचेंज क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपने एज अ कंपनी अपने शेयर्स को लिस्ट कर सकते हो और दुनिया भर के जो पब्लिक है वो एक्सेस कर सकती है. वो आपकी कंपनी में ओनरशिप उतने हिस्से की खरीद सकती है थ्रू दोज शेयर्स. बट इट इज़ रेगुल मतलब इट इज़ अ वेरी स्ट्रक्चर्ड प्लेटफॉर्म और सब कुछ यहाँ पे बहुत रेगुलराइज होता है. तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड मार्केट. अनऑर्गेनाइज्ड कौन सी होती हैं? बहुत ज़्यादा रेगुलराइजेशन नहीं होती, अपने हिसाब से चीज़ें हो सकती हैं. ठीक है, ओवर द काउंटर सिचुएशंस. तो सेकंड जो है ये बिल्कुल सही है ना. दोनों ही इसमें पार्ट होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड भी अनऑर्गेनाइज्ड भी. प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स भी होती हैं. फर्स्ट टाइम फ्रेश इशू निकल रहा है तो वो है प्राइमरी मार्केट, है ना. कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स को लिस्ट कर रही है स्टॉक एक्सचेंज पर या फ्रेश इशू किसी तरह का निकाल रही है, दैट विल बी प्राइमरी. दैट विल बी डेल्ट इन प्राइमरी मार्केट. सेकेंडरी मार्केट में क्या होगा? जो ऑलरेडी लिस्टेड शेयर्स हैं उनका लेन देन हो रहा है, उनकी सेलिंग एंड बाइंग हो रही है. सो दैट इज सेकेंडरी मार्केट. प्राइमरी मार्केट डील्स ओनली विद ट्रेडिंग ऑफ ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज. नहीं, ये तो गलत हो गया, है ना. प्राइमरी मार्केट जो है इट डज नॉट डील विद ऑलरेडी ट्रेडेड सिक्योरिटीज बट इट डील्स विद फ्रेश इशूज. ठीक है जी. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी योर डी, 1, 2 एंड 3. With reference to stock exchanges in India, consider the following statements. BSE is the oldest stock exchange in India. ये बिल्कुल सही बात है. देखो, दो ही prominent stock exchanges हैं इंडिया में, BSE and NSE. Most of the transactions और most of the dealings in shares is done through these two stock exchanges. But ऐसा नहीं है कि यही दो इकलौते हैं, नहीं, हमारे पास regional stock exchanges भी बहुत सारे हैं. ठीक है. तो BSE जो है इसमें ओल्डेस्ट है और ये 1875 में इस्टेब्लिश किया गया था और सेबी ने इसे रिकॉग्नाइज किया था. ये सारी ही बातें बिल्कुल करेक्ट हैं. NSE was established in 1992 and one of the two major stock exchanges in India. Yes, this is also absolutely true. The Calcutta Stock Exchange has remained the most active exchange for recent. No, that is not true because ये inactive रहा है बहुत साल तक बीच में. Calcutta Stock Exchange, तो ये सही नहीं है. India इंटरनेशनल एक्सचेंज इज अ सब्सिडरी ऑफ BSE. जो इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज है वो BSE की एक सब्सिडरी है जो कि गिफ्ट सिटी गांधीनगर में इस्टेब्लिश हुई है या चल रही है. तो ये बिल्कुल सही बात है. एंड सब्सिडरी क्या होता है? एक ऐसी कंपनी जिसका मेन कंट्रोल जो है पेरेंट कंपनी के पास रहता है.
ठीक है, तो बीएससी जो है ये इसका मेन कंट्रोल ओनरशिप सब देखती है। 50 से ज़्यादा परसेंटेज का जो स्टेक है वो बीएससी के पास है इस कंपनी का या इस स्टॉक एक्सचेंज का, और ये इसकी सब्सिडरी है। इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज इज द सब्सिडरी ऑफ बीएससी। तो यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट हो गई? दैट इज 1, 2 एंड 4। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। A qualified institutional placement allows which type of investors to buy equities from a listed company? तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट क्या होता है? एक ऐसी प्लेसमेंट या एक ऐसा खरीदारी जो कि करी जाती है बाय क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। मैम आंसर तो बहुत इजी है, लेकिन मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये वो बड़े लेवल के इन्वेस्टर्स होते हैं। ठीक है, देखो मैं और आप क्या हैं, अगर हम स्टॉक मार्केट पर चीज़ें खरीदने जाए ना, तो मैं और आप रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। तो मान लो रिलायंस के शेयर की अगर मैं बात करूं, या जोमेटो, या कोई भी स्टॉक आप उठा लो किसी भी एक्सचेंज से, बहुत ब्राइट चांसेस है कि हम हार्डली, मैं आप और हमारे जैसे सारे रिटेल इन्वेस्टर्स मिलकर सिर्फ 5 से 10% ऑफ दैट कंपनी की शेयर होल्डिंग ही होल्ड कर रहे हैं। बाकी चीजें कौन होल्ड कर रहा है? प्रमोटर्स, DIIs, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स, अदर्स, है ना? ये होती है। कभी भी आप पाई चार्ट देखोगे ना कंपनी की शेयर होल्डिंग का, तो दिस इज व्हाट यू विल गेट। तो यहाँ पर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट वो लोग होते हैं, वो बड़े लेवल के लोग जो कि बहुत बल्क में प्लेसमेंट्स करते हैं शेयर्स की, लाइक म्यूचुअल फंड्स। अब म्यूचुअल फंड्स मेरे और आपकी तरह 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, मैक्सिमम 50 लाख ऐसे नहीं करते। दे डील इन करोड्स, राइट? 100 करोड़, 1000 करोड़। सो दैट इज व्हाट इन क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स जो प्लेसमेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड QIP। ठीक है जी। तो इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल कंपनीज, या और कोई दूसरी कंपनी किसी और कंपनी के स्टेक में इन्वेस्ट कर रही है, सो दे ऑल विल बी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। रिगार्डिंग द डिपॉजिटरी सिस्टम इन इंडिया, consider the following statements. It was introduced through the Depository Ordinance in 1995 and came into full effect in 1996. So this is absolutely correct. Depositories Ordinance जो है ये 1995 में establish हुआ था. It allowed investors to hold securities in physical form only. ऐसा नहीं है, फिजिकल फॉर्म में हम पहले सिक्योरिटीज को होल्ड किया करते थे, हमारे पास प्रॉपर शेयर सर्टिफिकेट्स हुआ करते थे। लेकिन चोरी होने का खतरा, आग लगने का खतरा, बह जाने का खतरा, गुम जाने का खतरा, है ना? तो इसीलिए हमने इस चीज़ को डीमटीरियलाइज कर दिया। जब शेयर सर्टिफिकेट फिजिकली होते थे वो क्या था, वो मटेरियल फॉर्म में अवेलेबल थे, बट फिर हमने क्या कर दिया, हमने इसको हटा दिया, हमने डीमटीरियलाइज कर दिया। तो डिपॉजिटरी सिस्टम्स का काम यही है, डीमटीरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज एंड ट्रांसफर विदाउट स्टैम्प ड्यूटी। ठीक है, तो थर्ड 1 and 3 is the correct answer. It enhances liquidity and safety of securities held by investors. तो ये तो है ही है, जब आपके अकाउंट में सारी चीज़ें डील होंगी, फिजिकल फॉर्म में है ही नहीं, तो गुमने का, खोने का खतरा ही नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। When an already listed company, एक ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी ऑफर करती है फ्रेश सिक्योरिटीज टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इन प्रपोर्शन टू देयर होल्डिंग्स, इज नोन एज। अब ये ना याद रखना, ये ऐसे याद, मतलब बहुत अलग अलग टाइप्स के इश्यूज हैं, तो याद रखने का तरीका इस वाले को क्या है, ऑलरेडी मतलब एक कंपनी है जो कि ऑलरेडी लिस्टेड है, अगर तो कंपनी लिस्टेड नहीं है, पहली बार लिस्ट हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अगर कुछ नहीं है, पुराने शेयर होल्डर्स हैं, इस साल बहुत बढ़िया कंपनी ने प्रॉफिट कमा लिया, है ना, खुशी में आकर एक्स्ट्रा बोनस दे दिया, दैट इज कॉल्ड व्हाट, बोनस इशू। नाम से याद रखना है, दिवाली बोनस होता है ना, तो प्रॉफिट ज्यादा कमाए, बोनस इशू कर दिया। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को प्रोपोर्शनल, मान लो मेरे पास 5 शेयर्स हैं और मुझे बोला कि 3 शेयर्स और खरीदने हैं क्या डिस्काउंटेड रेट पर, तो ये क्या है, ये क्यों है? बेसिकली ये इसलिए है क्योंकि मैंने कंपनी में बहुत अच्छा काम किया, तो मेरा राइट बनता है ना, तो इसीलिए इसको बोलते हैं राइट्स इशू। ये याद रखने का तरीका है। तो जब फ्रेश सिक्योरिटीज एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मिल रही हैं प्रोपोर्शनल टू देयर होल्डिंग्स, दिस दैट इज कॉल्ड राइट्स इशू। ठीक है, डिस्काउंटेड रेट्स पर यहाँ पर ऑफर होती हैं सिक्योरिटीज। कंपल्शन है खरीदने की? नहीं, इशू है। अगर आप ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो, आपका मन है आप खरीदो, नहीं मन तो मत खरीदो, बट यू हैव दैट ऑप्शन टू बाय इट। ठीक है, तो राइट्स इशू इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
अ रोल ऑफ प्राइमरी डीलर। तो प्राइमरी डीलर्स जो होते हैं, जो कि सिक्योरिटीज के खरीदने और बेचने का काम करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के खरीदने या बेचने का, इनमें से कौन सा उनका रोल नहीं है? तो एक्टिंग एज प्रिंसिपल इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इश्यूज, ये बिल्कुल सही बात है। बहुत एक प्रोमिनेंट पोजीशन होल्ड करते हैं जब भी गवर्नमेंट कोई नए सिक्योरिटीज इशू करती है, उनको खरीदने बेचने में बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। तो ये आंसर तो नहीं हो सकता बिकॉज यहाँ पर नॉट पूछा है, तो हमें देखना है कौन सा सही नहीं है। प्रोवाइडिंग अंडर राइटिंग सर्विसेज, येस इट डज प्रोवाइड अंडर राइटिंग सर्विसेज। क्या होती हैं? कोई भी चीज़ सक्सेसफुल इशू माने जाने के लिए मान लो उसकी 100 यूनिट्स जो है बिकनी चाहिए मिनिमम। हमने निकाला 5,000 का इशू, या गवर्नमेंट ने निकाला 5,000 का इशू, लेकिन मिनिमम जो है वो 100 है रिक्वायरमेंट। तो प्राइमरी डीलर इंश्योर करेगा कि 100 तो बिक ही जाए। अगर एक्चुअली में लोगों ने 70 में डीलिंग करी है तो वो 30 खुद से कर लेगा, बट इट विल मेक श्योर कि मिनिमम रिक्वायरमेंट इज बीइंग फुलफिल्ड। ठीक है। ऑफरिंग फर्म टू वे कोट्स ऑफ फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, तो ये भी ये करते हैं, टू वे कोटेशंस जो हैं वो भी प्रोवाइड करते हैं। इशूइंग कॉर्पोरेट बॉन्ड्स टू द पब्लिक, ये काम नहीं करते। ठीक है, प्राइमरी डीलर्स कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इशू नहीं करते। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स क्या है? कंपनीज जब अपना कर्ज वाली इंस्ट्रूमेंट, मतलब ऐसी चीज से पैसा रेज करना चाहती हैं जो कि उनके लिए एक डेट फंड है, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड। ठीक है, एक पर्चा है जिस पर लिखा है कि 100 रुपये मुझे दो, मैं आपको पक्का 1 साल बाद वापस कर दूंगा, दैट इज बॉन्ड। बहुत बहुत मैंने लेमैन लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करी है। मेरी एक कंपनी है, ठीक है, मेरा नाम ए है, मेरी एक कंपनी है। अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि आप मुझे 100 रुपये दो, आप ऐसे तो नहीं दोगे। मैंने कहा ये लो एक पेपर, इस पेपर के बदले ना मेरी कंपनी में आपको 10% की ओनरशिप मिल रही है, तो ये एक इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हो गया। ठीक है, ये एक शेयर हो गया। यही पर्चा बनाकर अगर मैं बोलूं कि ये 100 रुपए का पर्चा, आप मुझे 100 रुपए दो, मैं प्रॉमिस आपको 1 साल बाद रिटर्न कर दूंगी, और तब तक जब तक रिटर्न नहीं करती तब तक इंटरेस्ट भी दूंगी इसके ऊपर आपको, तो ये क्या है? ये एक बॉन्ड हो गया। सो दिस इज अ कॉर्पोरेट बॉन्ड। ठीक है, या कॉर्पोरेट जो भी डेट सिक्योरिटीज है ना, उनका जो मेन कोर है वो यही रहता है। ठीक है, डेट में कर्ज की बात होती है इस तरीके से, इक्विटी में शेयर हम ओनरशिप बेच देते हैं। तो प्राइमरी डीलर्स जो है वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का काम नहीं करते, तो यहाँ पर डी इज द करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। ठीक है, तो ASBA एक ऐसी सुविधा है जब पहली बार IPO इशू होता है, वो IPO अगर मुझे खरीदना है तो मैं कुछ पैसा अपने बैंक में डाल सकती हूँ। मान लो 10,000 का लॉट है, ठीक है, ये मैंने पैसा डाला। तो अगर मान लो IPO ना हर किसी को नहीं मिलता, कंपनी ने अगर 10 IPO इशू किए हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सामने खरीदने वाले भी 10 ही हो सकता है सामने 500 लोग बैठे हों, तो क्वांटिटी कम है तो सबको नहीं मिलेगा, सिर्फ सिलेक्टिव लोगों को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर 500 के 500 10-10 हज़ार रुपये कंपनी को देंगे और बाद में उनको रिफंड्स आएंगे, वो एक लंबी प्रोसेस है। इस चीज़ से बचने के लिए ये ASBA का कॉन्सेप्ट जो है हमने लॉन्च किया है। इसमें अगर मुझे कोई IPO में पैसा डालना है तो मैंने अपने अकाउंट से वो पैसा निकाल दिया, वो ब्लॉक हो गया। अगर सामने से कंपनी का अप्रूवल आया कि हाँ आपको IPO इशू हो गया है, अब ये शेयर्स आपके हैं, तो वो ब्लॉक्ड अमाउंट जो है कंपनी के पास चला जाएगा, नहीं तो वो अनब्लॉक हो जाएगा एंड आई कैन यूज इट। मीनवाइल अगर वो लंबे समय के लिए ब्लॉक पड़ा है तो कुछ इंटरेस्ट बहुत मिनिमम सा मुझे उस पर अर्न हो जाएगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ASBA. So ASBA allows investors to apply for public or rights issue without physically paying the application money by check. This is absolutely correct. The application money is blocked in the investor's bank account. ये भी बिल्कुल सही है. Investors can apply using a bank account even if the bank is not self-certified syndicate. ये गलत है. यहाँ पर compulsion है कि it should be a self-certified syndicate bank. ठीक है, तो ये is not correct. The blocked amount is debited only if the application is selected for allotment. ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। Which of the following describes a red herring prospectus? Red herring prospectus एक बेसिकली एक कागज है या एक डॉक्यूमेंट है जिसमें जो भी आप शेयर्स इशू कर रहे हो उनके बारे में बहुत सारी डिटेल्स, कंपनी के बारे में बहुत सारी डिटेल्स आप लिखकर इशू कर देते हो, बस इसमें प्राइस और नंबर ऑफ वो मेंशन नहीं करते कि कितने शेयर्स आपने इशू करने हैं। उससे पहले की काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन बता देते हो ताकि इन्वेस्टर्स वेल एक्वेंट हो जाएं कि किस तरह का IPO आपका आ रहा है। सो इज इट अ फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट विथ कंप्लीट प्राइस डिटेल्स? नो, इट इज नॉट. It is a draft filed with SBI, sorry, SEBI,
containing information about the company and its IPO. So this is correct. So B would be the correct answer. तो बाकी ये जो ऑप्शंस हैं ये भी आप पढ़ोगे, है ना? हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा आज लंबा एक्सप्लेन कर दिया हर एक चीज़ को, लेकिन आप एग्जाम में ज़रूर पढ़ोगे. ठीक है, सो बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो गया. Consider the following statements about 4 bond theorems. Very, very, very important. Conceptual अंडरस्टैंडिंग अगर बॉन्ड थ्योरम्स की नहीं भी आपने करी, है ना, बहुत इन डेप्थ में इनको नहीं भी समझा, ये 4 थ्योरम्स का रट्टा तो डेफिनेटली मार लो. ठीक है, क्या है ये बॉन्ड से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप से डराइव करी गई हैं हमने, लेकिन इनके कंक्लूजन्स को याद रखना है. तो पहली थ्योरम है द प्राइस ऑफ बॉन्ड इज इन्वर्सली रिलेटेड टू चेंजेस इन द मार्केट. यस, बॉन्ड का जो प्राइस है दैट इज इन्वर्सली रिलेटेड टू बॉन्ड की मार्केट रेट. ठीक है, बॉन्ड रेट. तो यहाँ पर प्राइस एंड रेट की बात हो रही है. ठीक है, पहली जो थ्योरम है वो ये कहती है the increase in the price of bond when the interest falls is greater than the decrease in the price when the interest rate rises by the same percentage. ये भी बिल्कुल सही बात है. प्राइस ऑफ बॉन्ड जो है उसमें एक इंक्रीज देखने को मिलेगा जब भी इंटरेस्ट गिरता है ना, ये तो हमने समझ लिया, लेकिन ये जो है ये हमेशा बड़ा होगा इन कंपैरिजन टू उस सिचुएशन के जहां पर प्राइस जो है वो कम है और इंटरेस्ट रेट जो है वो ज्यादा परसेंटेज से आगे बढ़ रहा है. द लॉन्गर the term to maturity of a bond, the lower is its price sensitivity to changes in the interest. दोबारा पढ़ेंगे. The longer the term to maturity of a bond. Term to maturity मतलब एक बॉन्ड है 5 साल का, एक बॉन्ड है 3 साल का. तो जो लॉन्गर है बॉन्ड उसकी प्राइस सेंसिटिविटी लोअर होती है? नहीं, जो ज़्यादा समय के लिए होता है उसकी प्राइस सेंसिटिविटी भी ज़्यादा होती है. तो ये जो स्टेटमेंट है ये सही नहीं है. और आपको याद रखना है कि थर्ड थ्योरम इज कि जब ड्यूरेशन बॉन्ड की मैच्योरिटी पीरियड लंबा है तो वहाँ पर सेंसिटिविटी भी हाई होगी. इंटरेस्ट रेट जहाँ पर लोअर है, जिसको हम कूपन रेट भी बोलते हैं, बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट इज बॉन्ड का कूपन रेट. तो अगर लोअर कूपन रेट है तो सेंसिटिव भी वो ज़्यादा होगा फ्लक्चुएशन से. तो ये बिल्कुल सही बात है ना. तो फोर्थ भी सही है. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है दैट वुड बी ऑप्शन ए. Which of the following is an objective of developing a robust corporate bond market in India? तो increase government borrowing through bonds, ये तो सही नहीं है. government borrowing through bonds से corporate bond market increase नहीं होगी. reduce dependency on bank financing by corporates, यानी कि कंपनीज को अगर पैसा चाहिए तो बैंक से लोन लेने पे ज़्यादा फोकस मत करो, अपने खुद के डेट इंस्ट्रूमेंट्स इशू कर दो मार्केट में. अभी भी ले कर्ज रहे हो, लेकिन ये कर्ज आप लोगों से उठा रहे हो इन द टर्म्स दैट यू लाइक, ना कि किसी बैंक का प्री डिफाइंड रेट पर, है ना, विद रिजिड रूल्स एंड रेगुलेशंस. तो यहाँ पर बी वुड बी द करेक्ट आंसर. ठीक है जी. और इसके साथ ही आज का आपका जो 10 MCQs अ डे है सेशन, ये हमने कंप्लीट कर लिया है बहुत बढ़िया तरीके से. एंड अगर आपको जैप के कोर्सेज चेकआउट करने हैं तो आप edutab.in पर जाकर ये डिफरेंट कोर्सेज हैं यहाँ पर, ये देख सकते हो. अभी जितना कम टाइम बचा है, बहुत क्विक एक रिवीजन की और उसकी ज़रूरत है, प्रेपरेशन की. तो सुपर क्रैश कोर्स इज़ योर थिंग. यहाँ पर आपको लाइव सेशंस में सारी की सारी क्लासेस नोट्स मिल जाएंगे और मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए. और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी एग्जाम से रिलेटेड है वो सारे हम यहाँ पर कवर करेंगे, हर एक कंपोनेंट के इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. साथ ही मैं आपको बता दूं, इंडिविजुअल कंपोनेंट अगर आपने प्रैक्टिस करना है या टेस्ट सीरीज आपको चाहिए, है ना, तो वो सारी की सारी यहाँ पर मिल जाएंगे. edutab.in पर जाकर आपने जैप के कोर्सेज देखने हैं. ब्रोशर से डिटेल आप सारी पढ़ सकते हो और कूपन कोड का इस्तेमाल कर जो भी डिस्काउंट है वो यहाँ पर आप अवेल कर सकते हो. ठीक है जी. इसके अलावा कोई अगर आपको क्वेरी है, यू कैन रीच आउट टू अस ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.